हेलो इंदौर। इंदौर सेलिब्रिटीज के मंच पर हमारे साथ हैं हॉकी के लेजेंड मिस्टर नील रंजन नेगी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। इंदौर सेलिब्रिटीज के मेरे सभी दर्शकों, मेरे दोस्तों, सभी लोगों को पूरे हॉकी जगत की तरफ से, पूरे खेल जगत की तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सर। आपने समय दिया हमें। इंदौर सेलिब्रिटीज आभारी है सर इसका। सर आपके परिचय के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, पर कुछ ऐसी बातें जो हमको नहीं पता है, हमारे दर्शकों को बताएं। आ, मेरी मैं बेसिकली उत्तराखंड को बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरी सारी परवरिश, मेरी पढ़ाई वगैरह सब कुछ यहाँ इंदौर शहर में हुई। और अपनी पढ़ाई करने के बाद में मैं मुंबई शहर में चला गया। वहाँ पर मैं कस्टम्स में 38 साल नौकरी करी। लेकिन आपको मुझे मालूम है कि मुझे स्टेट के नाम न सुनाई देते हैं, न दिखाई देते हैं। सिर्फ एक नाम सुनाई देता है, इंडिया। यहाँ पास में एक प्रकाश हॉकी क्लब है, वहाँ पर मेरी खेल जीवन की शुरुआत हुई। प्रकाश नगर में हम लोग रहते थे। प्रकाश नगर यहाँ से थोड़ी दूर पर है। और मेरे छोटा सा घर था किराए का, 3 बेडरूम थे। ट्रेन का जैसा इंजन रहता है वैसे वो रूम थे। और सामने एक मकान हुआ करता था, मुझे याद है। और एक छोटा सा खाली प्लॉट था। उस प्लॉट में हम तीनों भाई जो थे वो खूब हिटिंग किया करते थे। और इतनी हम लोगों ने हिट मारी, इतने हिट मारी कि वो जो दीवार थी उसमें छेद जैसे हो गए थे। अच्छा। लेकिन वो जो लेडी सामने रहती थी, पंजाबन लेडी थी वो, मुझे याद है उसने मुझे आज तक कभी एक शब्द नहीं बोला। ठाक 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 उसकी दीवार पे हम लोगों ने जाने कितने शॉट्स मारे होंगे, लेकिन कभी नहीं। आजकल तो जरा सी टेनिस की बॉल भी इधर उधर चली जाती है तो लोग बोलते हैं। तो मेरी जो जीवन की शुरुआत हुई उसमें उन सभी लोगों का हाथ रहा जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मदद की। अच्छा सर, जैसे आपने हिटिंग शुरुआत की बचपन से, तो शायद हॉकी में रुझान तभी शुरू हो गया होगा। पर ऐसा कब लगा कि हॉकी को ऐसा करियर लिया जा सकता है और इसमें इंटरेस्ट आपका जागने लगा? अमित, मैं सभी खेल खेला करता था ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से हॉकी में, फुटबॉल में तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। बास और वॉलीबॉल की टीम में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। जब हमारे एथलेटिक्स मीट हुआ करती थी हाँ। इंदौर की यूनिवर्सिटी की, उसमें भी अपने कॉलेज के काफ़ी गेम्स में मैं रिप्रेजेंट करता था। बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलता था। ऐसा कोई खेल नहीं है मतलब जो मैंने खेला नहीं। लेकिन जब मैं हॉकी खेलना शुरू किया तो सारे खेल जो थे वो पीछे हो गए, सारे खेल। क्रिकेट में भी मैं बहुत अच्छा था। मुझे याद है हमारे सेंट्रल स्कूल में मुश्ताक अली जी आए थे। अच्छा। हाँ। और उन्होंने कुछ कैंप वगैरह लगाए और खेलों क्रिकेट की तरफ भी मेरा रुझान बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया मैंने देखा कि हॉकी में सारे खेलों का सम्मिश्रण है, हम्म। स्पेशली गोलकीपिंग में। सही है। गोलकीपिंग में आप डाइव मारते हैं और उसके बाद में आप किकिंग करते हैं फुटबॉल की तरह। और आपका जो फुटवर्क है वो बिल्कुल बैडमिंटन की तरह होता है। तो जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया तो हम्म। एक तरह से एडिक्ट किया और वो माहौल भी वैसा था। हाँ हाँ। 1975 में हिंदुस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। और वो दौर था जिसमें हम लोगों ने हॉकी को खेलना गोल्डन। शुरू किया। और बच्चे बच्चे की जुबान पर उस समय हॉकी प्लेयर्स के नाम हुआ करते थे। जितना पैसा हॉकी में क्रिकेट प्लेयर्स को मिलता था उतना ही हॉकी प्लेयर्स को भी मिलता था। और अच्छा। पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी क्रिकेट और हॉकी की पॉपुलैरिटी सेम थी। तो बस अच्छा। शुरुआत हो गई और उसके बाद में क्योंकि हम पहाड़ के हैं, स्टेमिना की कभी कमी नहीं थी। वहाँ मुझे याद है अपना नेहरू स्टेडियम, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है। हाँ हाँ मेरे हाँ। ख्याल से 800 या 1000 मीटर्स का वो पूरा का पूरा बाहर का ट्रैक होगा। अच्छा। मैं जब अपने कैंप से आता करता था तो उस स्टेडियम के 25 चक्कर में मिनिमम लगाया करते थे। ओ माय गॉड। 25 राउंड ऑन एन एवरेज। एक हॉकी प्लेयर जो है वो 20-25 किलोमीटर भागता है। सबसे स्ट्रेनस गेम है हॉकी। इसमें आपको थोड़ा सा झुक के खेलना पड़ता है, चोट लगने का खतरा है। आराम वाला गेम नहीं है ये। लेकिन क्या है कि इसमें इतना जुनून भरा हुआ है, देश है कि रग रग में हमारे हॉकी भरी हुई है। हमारे
हमारे ये खेल है ना, इसका बहुत अलग महत्व है, क्योंकि ये ऐसा खेल है जिसमें हिंदुस्तान ने ओलंपिक्स में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 8 स्वर्ण पदक। सही कहा एक आपने। ऐसा इतिहास है, गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है। सही कहा तो सर बस मैं हॉकी का बन के रही। ऐसे आप हॉकी के तो बन के रह गए, खिलाड़ी बने आप, खिलाड़ी की तरह अपने देश का नाम रोशन भी किया। तो खिलाड़ी से कोच की का सफर कैसे तय किया आपने, उसके बारे में हमें संक्षिप्त रूप में बताएं। 5 साल मैंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया और इंडिया का नंबर 1 गोलकीपर रहा। बहुत सारे मैचेस मैंने अपने देश को जिता के दिए। और उसके बाद में एक मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 7 गोल से हरा दिया। यह पहली बार था कि टेलीविज़न आया था, नया नया लाइव कवरेज पहली बार लोग बाग देख रहे थे। मेरे दोस्त आज भी याद करते हैं कि यार तेरे मैच को हम लोगों ने कम से कम 40-50 लोगों ने मिलके बैठ के वहाँ सामने देखा। और जब हम लोग सब 7 गोल से हार गए तो पूरा गमगीन माहौल बन गया। इंदौर जो था वो पूरा का पूरा गमगीन माहौल हो गया। इंदौर का पूरा हिंदुस्तान, किसी अखबार वाले ने लिख दिया कि नेगी ने 1 गोल का 1 लाख रुपए लिया। मैंने 7 लाख में मैंने अपने देश को बेच दिया। ऐसा था नहीं, लेकिन किसी ने लिख दिया। और उसके बाद में जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हुआ, उसकी आप लोग परिकल्पना नहीं कर सकते। कहीं भी जाएंगे आपको गाली गलौज, पत्थर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये जो घर जहाँ हम लोग जहाँ रहते था मैं उस समय, तो इसके शीशे वगैरह तोड़ दिए गए। अरे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोगों के ताने पप्तियाँ ये सब चलते रहते थे। कार्टून्स बनाए गए, सटायर लिखे गए। जो ज़िंदगी है वो जी का जंजाल बन के रह। ये एक बहुत लंबा दौर चला। मैंने बहुत कोशिश की वापस इंडिया टीम में आने की, यू नो, आई वांटेड टू मेक अ कमबैक, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसके बाद में जब मैंने खेलना छोड़ा तो मैंने कोचिंग शुरू करी। थोड़ा बहुत ग्राउंड से जुड़ा रहा। और 16 साल के बाद मुझे मौका मिला। 16 साल के बाद मुझे, मेरे एक दोस्त है वो कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ की हॉकी टीम में खेलता था, तो उसने मुझे इंडिया की जो हॉकी टीम थी जो एशियन गेम्स में जा रही थी 1998 बैंकॉक की, उस टीम की कमान सौंप दी। टीम के कप्तान धनराज पिल्ले थे। हम लोगों ने बहुत मेहनत की और 32 साल के बाद में हिंदुस्तान ने 1998 एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता। जिस समय हम लोग वहाँ से जीत के आए, मुझे याद है कि मैं धनराज को लेके यहाँ अपने रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर उस रोज कम से कम नहीं करके 200-300 लोग ढोल ढमाकों के साथ में मेरा स्वागत करने के लिए। अद्भुत। हार मालाएं ये वो, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत जबरदस्त। सर जो आपने ऐसे कुछ वाकये बताए तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। और हर खिलाड़ी के जीवन में संघर्ष भी होता है, सफलता भी होती है। तो संघर्ष और सफलता की कहानी थोड़ी आप अपनी जुबानी बता दें हमें। मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंसान नहीं है जो संघर्ष नहीं करता। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई दुखद घटना नहीं घटी। कोविड में कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया, बहुत क्लोज फ्रेंड्स गए, कुछ ना कुछ हर एक के साथ में होता है। तो मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ। और मैं एक बहुत मध्यम परिवार से आया। मेरी माताजी टीचर थी, मेरे पिताजी जो थे वो भी टीचर रहे। तो पहली बार मैं भोपाल गया खेलने के लिए, तो वहाँ पर एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जिसमें कुछ छोटा सा स्टाइपेंड मिला करता था मुझे। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो टीम जो थी वो बंद हो गई। अच्छा। न जाने किन्हीं कारणों से वो डिसॉल्व हो गई टीम। और वो जो स्टाइपेंड मिलता था वो मिलना बंद हो गया। तो पैसे की कमी की वजह से मैंने अपने दोस्त की बसों में कंडक्टर का काम किया। वो पिताजी 200 रुपये भेजते थे, उसमें से 180 रुपये तो मैस का बिल चले जाता था। उसके बाद में कॉलेज से थोड़ा स्कॉलरशिप मिली तो हम लोगों ने एक टॉल खोला लकड़ी का। हम लोग वहाँ लकड़ी वकड़ी फाड़ गए। अब मुड़ के कभी देखते हैं तो लगता है कि यार क्या मालूम नहीं कैसा क्या, लेकिन आपको सर्कमस्टांसेस उस तरह से कराते हैं। बहुत बुरी बुरी कंपनी में भी मैं आया,
लेकिन ये सारे स्ट्रगल ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया। और जब मैं 1980 में कस्टम्स में भर्ती होकर बॉम्बे गया, यकीन मानना वो वहाँ के जितने बड़े बड़े स्मगलर और वहाँ की जो एटमॉस्फेयर था उससे कभी डर नहीं लगा। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे स्मगलिंग रैकेट्स पकड़े, बहुत अच्छा। सारे जगह पे जाके बहुत ज़बरदस्त जाबाजी दिखाई। कभी ज़िंदगी में कोई डर जैसी कोई बात नहीं है। और जितना आप स्ट्रगल करते हैं, ये यकीन मानना वो आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास देता है। वो आपके अंदर एक फाइट बैक पैदा करता है कि जिसका कोई मोल नहीं। तो उसको ईश्वर की एक तरह से कि ये ना भेंट समझा दीजिए। अपने खेल जीवन के दौरान बहुत सारे अच्छे गोल्डन मोमेंट्स भी मेरे को देखने को मिले। मुझे याद है कि इंडिया और पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट मैच कलकत्ता में खेला गया। कलकत्ता के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खेल प्रेमी होते हैं, खिलाड़ियों को सर आंखों पर रखते हैं। और जब वो मैच हुआ तो वो ईस्ट बंगाल का जो मैदान था वो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मैं उन खिलाड़ियों में से हूँ जिन्होंने ग्रास की हॉकी पर खेला और एस्ट्रोटर्फ पे भी खेला। तो वो जो मैच था वो ग्रास की हॉकी पर हो रहा था, 81 के आसपास की बात है। और मैच जब शुरू हुआ तो हम लोगों ने पहले गोल मारा, उसके बाद में पाकिस्तान ने जबरदस्त अटैक किया और उनके खिलाड़ियों को पेनाल्टी स्ट्रोक मिल गया। उसमें अच्छा। पेनाल्टी स्ट्रोक बहुत नजदीक से ऐसे करके पुश करके मारा करते थे। पेनाल्टी स्ट्रोक रोकना किसी गोलकीपर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन था मेरा। तो मैंने वो कलीम अल्लाह का वो पहला स्ट्रोक जो था रनिंग गेम में उसको रोका। पाकिस्तान को उसी मैच में दूसरा पेनाल्टी स्ट्रोक मिला और वो दूसरा पेनाल्टी स्ट्रोक भी मैंने डाइव मार के रोका। वाह। जब मैच खत्म हुआ, दर्शकों ने जिस तरीके का प्यार दिया वो आज भी मुझे याद आता है। जबरदस्त, मेरे जेब को पैसों से उन्होंने भर दिया जो भी थे उनके पास में। और उसके बाद में हम लोग जब पाकिस्तान गए तो वहां पर बहुत सारे कार्टून्स बनाए गए। उस प्लेयर को उन्होंने एक चूहा बनाया और मुझे एक हाथी बना के वहां पर गोल पोस्ट में डाला। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। एक बार हम लोग हॉलैंड गए खेलने के लिए। हॉलैंड हॉकी का मक्का कहा जाता है। तो वहां पर जब हम लोग खेलने के लिए तो वहां पर एक टाइस क्रूज करके एक प्लेयर हुआ करता था। वो इतनी जोर से हिट मारता था कि वो आपको बॉल दिखती नहीं थी। लेकिन मैंने टाइस क्रूज के सारे पेनाल्टी कॉर्नर्स को उस दिन रोका। तो हमारा पहला मैच था। हम लोग 3-4 साल के बाद में हॉलैंड से खेल रहे थे। मेरा पहला टूर था वो यूरोप का। उसी मैच में हॉलैंड को एक पेनाल्टी स्ट्रोक मिला और वो भी मैंने बचाया। तो मतलब जब हम वापस लौट के आए तो स्पोर्ट्स वीक में बहुत बड़ा ब्लो अप आया। फाइंड ऑफ द टूर मी रंजन नेगी। मतलब इतने अच्छे अच्छे गोल्डन मोमेंट्स इंडिया की हॉकी ने दिए मुझे। बस वो एक मैच ने थोड़ी जिंदगी बदल गई, लेकिन आज बढ़ के अगर मैं देखता हूँ उस दिन मैं अगर नहीं हारता था, उस दिन हमारी टीम नहीं हारती थी तो ये चक दे इंडिया भी नहीं बनती। नहीं। तो ईश्वर जो है आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखता है। कभी भी कुछ ऐसा खराब हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचो। सर, जैसे आपने हमें बताया कि आपने ऐसा खिलाड़ी की तरह देश का नाम रोशन किया और ऐसे कई पेनल्टी स्ट्रोक आपने रोके, तो आपके मन में आया कि अब देश के खिलाड़ियों को भी सिखाना चाहिए, तो आपने महिला टीम को भी खिलाया और आपने चक दे इंडिया का भी जिक्र किया है। तो कैसे महिला खिलाड़ियों की कोचिंग की शुरुआत हुई? कभी भी पुराने किसी खिलाड़ी से आप पूछेंगे ना मेरे बारे में तो कहेंगे यार नेगी जैसा पेनाल्टी स्ट्रोक सेव करने वाला कोई नहीं मिला। कोई नहीं, मतलब कोई नहीं। एक बार अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में मैंने 10 में से 10 पेनाल्टी स्ट्रोक बचाए। कैन यू बिलीव? एक दौर आया था तो उसमें क्या किया, टाई ब्रेकर में उन्होंने 10 पेनाल्टी स्ट्रोक का रखने शुरू कर दिया। अभी जैसे 5-5 मारते हैं ऐसे 10 मारना शुरू किया। कलकत्ता के नेशनल्स में सारी टीमें खेलती, पूरे हिंदुस्तान की स्टेट की टीमें आती हैं वहां पर। तो मैं मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहा था
और हमारा मुकाबला जो था वो इंडियन रेलवेज के साथ में हुआ। इंडियन रेलवेज में बहुत बड़े बड़े प्लेयर, फिलिप्स और जैसा बहुत बड़े, मतलब बहुत महान प्लेयर, मतलब मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा इंडिया प्लेयर थे। 10 में से 8 पेनाल्टी स्ट्रोक रोके मैंने, 10 में से 8 पेनाल्टी स्ट्रोक। कोई नहीं मेरी जैसा करता था, मालूम नहीं क्या था, ईश्वर की बात थी। और जब वुमेन हॉकी टीम मेरे पास में आई तो वो भी एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट रहा। 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स जीतने के बाद में जब हम लोग वापस हिंदुस्तान लौटे तो धनराज पिल्ले और कुछ खिलाड़ियों ने फेडरेशन के खिलाफ बोला। तो फेडरेशन ने क्या किया, हमारे 7 प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया। 7 प्लेयर्स को, विनिंग टीम के 7 प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया, कोचेस को बाहर निकाल दिया। तो जो टीम हमने इतने मेहनत से, इतनी प्यार से तैयार करी थी, वो अगले साल जब ओलंपिक्स हुए तो उसमें धराशायी हो गई। और जिस टीम को हम लोगों ने 2 बार उस एशियन गेम्स में हराया था, वो ओलंपिक के फाइनल्स के लिए साउथ कोरिया की टीम। और क्योंकि हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया था तो 2 साल हम लोग टीम से बाहर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। वुमेन हॉकी टीम में एक कोच ढूंढ रही थी, तो उन्होंने हमारे को ऑफर दिया, तो हम लोग वुमेन हॉकी टीम में चले गए। 2003, 2002, 2004 के आसपास जितने भी टूर्नामेंट्स वुमेन हॉकी ने खेले हमारी कोचिंग के अंदर, सब में हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल, सब में। अच्छा। और उसके बाद मुझे याद है एक मैच हुआ, एफ्रो एशियन गेम्स का फाइनल मैच हुआ। जब एफ्रो एशियन गेम्स का फाइनल मैच हुआ तो वो दोनों टीमें जो थी वो बराबरी पे चली थी। तो मैं अपनी गोलकीपर हेलन मैरी के पास में गया। मैंने हेलन को कहा कि हेलन, अगर तुम्हें विश्वास है तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ कि वो सामने वाली टीम कहाँ पेनल्टी मारेगी। हेलन ने कहा, हाँ कोच, मुझे आप पे विश्वास है। मैंने कहा ठीक है, तुम एक काम करना, तुम बॉल की तरफ मत देखना, तुम स्टिक की तरफ मत देखना, तुम मेरी तरफ देखना। जो कोच होता है ना, वो सेंटर लाइन पे खड़ा रहता है। मैंने कहा जिस डायरेक्शन में मैं बताऊंगा, जैसे इस डायरेक्शन में, तो तुम राइट में डाइव मारना, मैं इस तरफ बताऊंगा तो तुम लेफ्ट में डाइव मारना। वाओ। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि आउट ऑफ 5 आई प्रेडिक्टेड 4 करेक्टली। 4 बार मैंने सही बताया और हेलन मैरी ने 3 पेनाल्टी स्ट्रोक सेव की। उसने चौथा भी सेव किया था, क्योंकि वो मूव कर गई थी तो अंपायर ने उसे डिसअलाउ कर दिया। मैच खत्म हो गया, सारे दर्शकगण भाग के आए, मीडिया के लोग आए। उन्होंने कहा, हेलन हाउ कुड यू डू इट, तुमने ऐसा कैसे किया? हेलन ने कहा, कोच ने की, कोच ने की। लेकिन जब मीडिया के लोग मेरे पास आए तो मैंने उन्हें ये कहानी नहीं बताई। मैंने कहा, हेलन इज ए ग्रेट गोलकीपर। लेकिन जब हम लोग ये चक दे इंडिया बना रहे थे, तब ये कहानी मैंने जयदीप साहनी को बताई। जयदीप साहनी जिसने उस पिक्चर की स्टोरी लिखी। तब आप देखते हैं कबीर खान यानी शाहरुख खान कहते हैं, विद्या देखो मेरी तरफ, इसका पैर तो लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट को मारेगी, इसकी हॉकी स्टिक राइट को, ये राइट को मारेगी, या खुदा ये सेंटर में मारेगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर आपने चक दे इंडिया का सीन मुझे याद तो दिला दिया, लेकिन आपने तो उसको जिया है। और चक दे इंडिया मूवी आपके ऊपर बनी तो निश्चय ही इन लोगों ने आपको अप्रोच किया होगा। तो कैसे ये कहानी की शुरुआत हुई कि आपके ऊपर मूवी बनना चाहिए? अमित, 21 अक्टूबर 2007 को जिंदगी ने एक दूसरा बहुत बड़ा धोखा दिया मेरे को। मेरा 19 साल का बेटा था, वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था वहाँ IHM औरंगाबाद में, और उसका फाइनल ईयर था। वो वहाँ बॉम्बे मेरे साथ में आया हुआ था, और एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ। वो एक डिवाइडर से टकराया और वो नीचे गिरा। उसके बाद में वो कभी उठा नहीं, वहीं उसकी डेथ हो गई। उस दिन मैं ऑफिस में था, मेरे को ये खबर आई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने ईश्वर से बहुत प्रार्थना किया कि उसको कुछ, उसके हाथ पैर में कुछ फ्रैक्चर हो जाए, उसका हार्ट टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी जान बच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई रियली लॉस्ट हिम। एंड मेरी जो परिवार था वो पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। मेरी वाइफ चल नहीं पा रही थी। जिस दिन 13वीं थी उसकी, तो वो जो हमारा पोडियम था, हमारी बिल्डिंग का पोडियम, जहाँ पे कभी शायद उसका इंगेजमेंट हम लोग करते, वहाँ पर वो
वो उसकी उसका हम लोगों ने जो पैरवी रखी थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए और उसी दिन यशराज फिल्म से ये ऑफर आया मुझे। मेरे मित्र हैं एक MP गणेश, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कप्तान रहे हैं वो, तो उन्होंने आके धीरे से कहा कि नेगी एक मूवी है ऐसा ऐसा और वो चाहते हैं कि आप करें उसे। तो मैं तो इस पोजीशन में नहीं था कि मैं कोई मूवी क्या कुछ भी करूं, तो मैंने उन्हें टाल दिया। मैंने कहा कि आप मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे करवा लीजिए। और मैं उनको लेके भी गया, मैं मैरन फर्नांडिस के पास लेके गया, मैं धनराज पिल्ले के पास लेके गया, मैं क्लेरेंस लोबो के पास उनको लेके गया, लेकिन वो चाहते थे कि मैं ही करूं। फिर धीरे से जब उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया तो मुझे लगा कि वो एक एस्केप रूट भी है मेरे लिए, ना। और फिर मैं उनके पास में गया और जब यशराज फिल्म्स के उस आलीशान ऑफिस में मैंने पहली बार कदम रखा और वो स्क्रिप्ट मैंने देखी, तब मुझे समझ में आया कि वो लोग क्यों चाहते थे कि मैं उसको करूं। वो पूरी की पूरी कहानी मेरी थी। उसमें जो लूज एंड्स थे उनके पास में समझ में नहीं आ रहा था। और जब मैं वहाँ पर बैठा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे, 5 6 7 8 लोग उनके मेरे आगे पीछे बैठते थे और मैं जो बोलता था वो लिखते जाते थे। मेरे को समझ में नहीं आया। मेरी जो स्क्रैप बुक है जिसमें मैंने 1972 73 से लेके आज तक का एक एक पन्ना, जो एक एक चीज अखबारों में आई है, वो संभाल के रखी है, वो सारी की सारी उनको दी गई। उन्होंने मेरे को कहा कि शायद शाहरुख को वो सारी की सारी चीजें दिखाई गई। और उसके बाद में हम लोगों ने वो जो चक दे इंडिया में लड़कियां थी उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। वो लड़कियां जो थी उसमें से आधे से ज्यादा लोगों को खेलना नहीं आता था, बारिंग 1 और 2 हॉकी प्लेयर्स नहीं थी वो। तो उनको हम लोगों ने करीब 5 6 महीने ट्रेनिंग दिया लगातार। अच्छा। और आप स्क्रीन पे देख के उनको कह नहीं सकते कि उन्होंने कभी हॉकी नहीं खेली। हाँ। और जब मूवी का पहला शो रहा वहाँ यशराज फिल्म के स्टूडियो में, तो लेकिन है ना वो 1.5 घंटे की मूवी, वो एडिटर हैं बेसिकली शिमित अमीन, जिन्होंने जो इसके डायरेक्टर थे, तो 200 घंटे की मूवी वो 1.5 घंटे में उन्होंने बनाई। मुझे बहुत पसंद आई और मैंने आदित्य चोपड़ा को हाथ मिला के कहा कि आदि, ये मूवी जो है ये इतिहास रखेगी। और उन लोगों ने मेरी तरफ बड़े ब्लैंक लुक दिया, उनको विश्वास नहीं था, क्योंकि शाहरुख भाई बोले कि इसमें तो कोई ड्रामा नहीं है नेगी जी। मैंने कहा नहीं, तो ड्रामा जो भी है वो हम लोगों ने खेलों के माध्यम से क्रिएट किया था। ये पहली स्पोर्ट्स मूवी थी। और जब मूवी आई तो मैंने उनसे कहा कि आप इसका प्रमोशन करिए, एक हमारी जो चकदे की टीम है इसका इंडिया टीम के साथ में मैच कराइए। उन्हें कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहे हैं। ये माउथ पब्लिसिटी से ये मूवी की वो होगी। लेकिन धीरे धीरे जो पिकअप हुआ खेलों के इतिहास में, वो जो चकदे मूवी है ना, वो एक सबसे पहली और सबसे जबरदस्त स्पोर्ट्स मूवी के रूप में उभर के आई। और वो जो उसका सॉन्ग था वो स्पोर्ट्स का नेशनल एंथम जैसा बन गया, चक दे इंडिया। वो हर जगह पे आप देखते हैं तो वही बजता बिल्कुल है। सर। तो आई एम सो प्रिविलेज कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं दुनिया में लोगों की, शायद मुझसे ज़्यादा दर्दनाक होंगी, उनका संघर्ष मेरे से ज़्यादा होगा, वो लोग मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद ईश्वर ने मेरे को ये एक बहुत बड़ी सौगात दी कि पहली स्पोर्ट्स मूवी जो है वो मुझ पे बनी। बिल्कुल सर। सर, चक दे इंडिया के बाद में हॉकी पूरे देश में प्रचलित हो गया और हर इंसान चाहने लगा कि यार मैं हॉकी खिलाड़ी बनूं। तो आपने भी कोचिंग की, इंदौर में भी काफी लोगों को सिखाया। हमने सुना है कि आपने फुटपाथ पे भी यहाँ तक लोगों को खिलाड़ी बनाने के लिए हॉकी की प्रैक्टिस कराई। तो ऐसा क्या हुआ कि आप फुटपाथ पे भी लोगों को सिखाने लगे? 21 अक्टूबर 2007 में मेरे बेटे का इंतकाल हुआ था। 21 अक्टूबर 2005 में मेरे बेटे का इंतकाल हुआ था। 21 अक्टूबर 2006 को दिन हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, पूरी फिल्म यूनिट के साथ में वहाँ पर हम लोग शूटिंग कर रहे थे। और वो दिन जो था वो दिवाली का दिन था। अच्छा। और सारी जो हमारी यूनिट की टीम थी वो वहाँ दिवाली मना रही थी।
तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग साथ में थे, और उस दिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने बेटे के नाम पे एक फाउंडेशन बनाएंगे। मेरे बेटे का नाम अभिरंजन था, तो हमने एक अभी फाउंडेशन बनाया। उसी दिन हम लोगों ने एक फाउंडेशन बनाया, और जब हम लोग वापस लौट के आए, मूवी रिलीज वगैरह भी हो गई थी, 2007 में हम लोगों ने वो फाउंडेशन बनाया। और हम लोगों ने बहुत सारी एकेडमीज जो थी वो मुंबई शहर में बनाई। और हमारी पहली एकेडमी सलाम बॉम्बे हॉकी एकेडमी थी। 4 म्यूनसिपल स्कूल्स की 200 लड़कियां रोज हॉकी खेला करती थी वहाँ पर। ये सारी लड़कियां आगे चल के यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करें, स्टेट रिप्रेजेंट करें। हमारा एक हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, उसमें शेल्टर होम में, जहाँ पर वहाँ के स्ट्रीट चिल्ड्रन थे, उनकी स्ट्रीट चिल्ड्रंस को हम लोगों ने टीम बनाई, और मुंबई हॉकी लीग में 2 टीमें डाली। अच्छा। हाँ, 2 टीमें खेलती थी। हमारा एक लड़का जो था वो जूनियर इंडिया खेला, एक लड़का जो अभी ओलंपिक टीम में था और अभी वर्ल्ड कप की टीम में था, सुरेंद्र कुमार, वो मेरी टीम से खेला, अभी फाउंडेशन की टीम से। बहुत बढ़िया। मतलब हम लोगों ने खेलों के माध्यम से लोगों को लड़ना भी सिखाया। खेलों में आपको सब कुछ देखने को मिलता है, आपको डिसिप्लिन है, आपका फाइट बैक है, सारी की सारी चीजें आपको खेलों में मिल जाती हैं। तो खेलों के माध्यम से जोश भरने की कोशिश करी। ये जो लड़के थे जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ये भागे हुए लड़के थे घर से, है ना, और ये लोग ड्रग्स लेते थे, सिगरेट पीते थे, जो बॉम्बे के फुटपाथ पे और सब जगह पे आपको देखने को मिलते हैं ना। तो इनको एक जगह पे रखना फादर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था शेल्टर होम में। तो हम लोगों ने उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया, और उनको कई ऐसे टूर्नामेंट्स में लेके गए जहाँ पर वो 15-20 हजार लोगों की भीड़ में जब वो लोग नीचे उतरे, तो उन्होंने शायद सोचा होगा कि जिंदगी ये है, जिंदगी ये नहीं, जिंदगी ये है जो वो देख रहे हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश करी, और बहुत मेरे ख्याल से जितनी भी मेरे को जिंदगी में खुशियां मिली हैं, है ना, उनमें सबसे ज्यादा खुशी उन बच्चों की आंखों में अपने प्रति प्यार और आदर देख के मिली है। ये जो फीलिंग है, अगर ये देने वाली, इससे अच्छी खुशी शायद मेरे ख्याल से और कोई हो नहीं सकती। ये मेरे को अभी फाउंडेशन ने सिखाया। हम लोगों ने एक और प्रोजेक्ट किया था, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था वो भी। वहाँ पर माहौल में फिशरमैन के जो लोग हैं, उन्होंने कभी हॉकी नहीं पकड़ी थी। पूरे विलेज को हमने हॉकी खिलाई। टाटा पावर जो था वो हमारा स्पॉन्सर था। टाटा ने कुछ प्रोजेक्ट डाला, बहुत सारी मछलियां मर गई वहाँ पर, और लोगों में रिसेंटमेंट था, लोगों में आक्रोश था। कई लोगों को उन्होंने पैसा देकर उनको आक्रोश को कम करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नाराज थे। और जब मैंने फाउंडेशन के थ्रू हर एक घर से एक एक बच्चे को वहां पर हॉकी खेलना शुरू कराया, तो वहां का माहौल जो था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। वो पूरा मैदान जिसमें कभी लोग घुसा नहीं करते थे, आप समझते हैं, फिशरमैन के बच्चे कभी हॉकी नहीं खेलते, वो लोग वहां पर हॉकी खेलते थे। और वो भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। इंदौर आने के बाद मेरे को लगा कि मैं यहाँ पर अच्छी कोचिंग करूँगा, बच्चे लोगों को हॉकी सिखाऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि ये जो प्रकाश हॉकी क्लब 70-80 साल पुराना क्लब था, जहाँ से मैं हॉकी खेलना शुरू किया था, उसको गवर्नमेंट ने कोई ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया, और वो मतलब हमसे एक तरह से छीन लिया गया, और मजबूरन हमें वो डेली कॉलेज के सामने जेल रोड के पास में 4 साल से सड़क पर खेलने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहां से भी हम लोगों ने एक लड़की को निकाला जो इंडिया टीम में खेली, संस्कृति सारवान। वहां पर एक जूनियर लड़का है, वो भी लकी बोलते हैं हम लोग, हर्षदीप, वो जूनियर इंडिया खेला। मतलब आप सड़क से हॉकी से आप इंडिया प्लेयर निकाल रहे हैं। आज भी वहाँ पर 200 बच्चे खेलते हैं, और अभी एक छोटा सा स्टेडियम दिया है वहाँ पर। वहाँ पर भी मैं जाता हूँ हॉकी सिखाने के लिए। लेकिन मैं सोचता हूँ इंदौर इतना बड़ा शहर है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, है ना, और ये गवर्नमेंट का फर्ज है कि अपने जो उनके लोग हैं उनके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दे। वो खेले नहीं खेले, लेकिन आपका फर्ज है कि आप उनके लिए अच्छे मैदान बना के दें। तो मेरे ख्याल से हम लोग
चलेंगे वहाँ पर, आप देखना वहाँ 200 बच्चे हॉकी खेलते हैं, 200 बच्चे, और उनको हम लोग हॉकी स्टिक्स देते हैं। हॉकी स्टिक्स वेरी एक्सपेंसिव है ना। क्रिकेट का बैट जो है शायद सस्ता होगा, हॉकी बहुत महंगी होती है। तो हम उनको हॉकी स्टिक देते हैं, उनको कपड़े देते हैं और उनको फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो तुलसी सिलावट भाई हैं, अच्छा। जो माननीय मंत्री हैं हमारे क्लब के प्रेसिडेंट। उनके ब्रदर जो हैं देवकी नंदन सिलावट, वो वहाँ पर सेक्रेटरी हैं। इंदौर हॉकी एसोसिएशन के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं वो। अशोक यादव हैं, एनआईएस कोच हैं, जो पिछले 40 साल से या 40 से 45 साल से कम 5 घंटा रोज मैदान में देते हैं। कोई अवार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, हर एक के घर में कान पकड़ पकड़ के आजाद नगर के मूसाखेड़ी के बच्चों को लाके वहां पर हॉकी खिलाते हैं। और इंदौर की हॉकी में बहुत बड़ा योगदान है उनका। हम लोग कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। बिल्कुल। जैसे सर आपने बताया कि अभी फाउंडेशन ने इतना स्पोर्ट अवेयरनेस बढ़ाई, खिलाड़ियों को खेलना सिखाया, पर मीर रंजन सामाजिक जीवन कैसे जीता है? मीर रंजन खिलाड़ी के अलावा उसका क्या एक जीवन है जो वो समाज के लिए करता है? मैं सोचता हूँ मेरा एक जीवन है और मैं उसको पूरे अच्छे तरीके से जीता हूँ। चक दे इंडिया रिलीज के बाद में एक टेलीविजन प्रोग्राम मेरी झोली में आया, उसका नाम था झलक दिखला जा। और ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख भाई ने बहुत सारी पार्टीज दी, उनका डॉन रिलीज हुआ था उस समय, और मैं उन पार्टियों में नहीं गया क्योंकि मैं डांस नहीं करता था। लेकिन जब वो रियलिटी शो डांस दिखला जा, झलक दिखला जा, जब उन्होंने अप्रोच किया तो मैंने उसको ज्वाइन किया। और 12 बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, बहुत बड़े मतलब रोनित रॉय, जो इंडियन टेलीविजन का अमिताभ बच्चन बोलते हैं उनको। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर मीका था, अजय श्रीवास्तव मेरा दोस्त था जिसका इंतकाल हो गया, बहुत दोस्त मेरा, बहुत ज्यादा। और सुधा चंदन थी जिनका एक लड़की था, वो जयपुर फूट। और उसके बाद में वो 12 सेलिब्रिटीज में टॉप 4 में पहुंचा मैं। अच्छा। मतलब सेमीफाइनल में पहुंचा 2 बार, मुझे 30 में से 30 मिला। और एक अमेजिंग जर्नी रही। वहाँ के बाद में है ना, मैंने एक किताब लिखी, ग्लूम टू ग्लोरी, पहला हॉकी प्लेयर किताब लिखी। और उस किताब का हम लोगों ने एक प्ले डिजाइन किया, उसका नाम भी ग्लूम टू ग्लोरी रखा। वो मैंने पहली बार एनसीपीए में किया। इट इज अ वन एक्ट प्ले। एनसीपीए हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 वो है, अच्छा, थिएटर। उसका एक प्ले मैंने यहाँ रविंद्र नाट्यगृह में भी किया। वहां पर है ना, नीचे वो सीढ़ी पे बैठने की भी जगह नहीं थी उस दिन। वो 1-1.5 घंटे का प्ले मैं अकेला करता हूँ। वो मैंने सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में देहरादून में किया, इधर किया, उधर किया, कम से कम 40-50 जगह पे किया। तो मीडिया की पावर को पहली बार महसूस किया मैंने, और लोगों से कनेक्ट करके किस तरीके से अपने विचारों को उनके सामने रखना। और अभी हाल ही में हम लोगों ने, यहाँ के जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने मुझे यहाँ पर अध्यक्ष बनाया। 5 फरवरी को, अभी आने वाली इसी 5 फरवरी को हम लोगों ने 33 साल के इतिहास में यहाँ के इंदौर के सबसे बढ़िया फंक्शन किया। एक एक की जबान पे आप पूछ लेना किसी को, इतना बड़ा फंक्शन, इतना खूबसूरत फंक्शन, इतना अच्छा फंक्शन कभी नहीं हुआ। और उसमें मैंने शिरकत भी करी, और मैंने कुछ बाहर से आर्टिस्ट भी बुलाए थे। और मैंने स्पेशली बोला कि है ना, मेरा फोटो मत डालना, लेकिन नई दुनिया ने पूरा इतना बड़ा ब्लो अप डाला, मुझे डांस करते हुए दिखाया वहाँ पर। मैं आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मॉर्निंग में 6 बजे अपना घर नहीं छोड़ता। मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ, या तो मैं टेनिस खेलता हूँ यहाँ रेसिडेंसी क्लब में, मैं गोल्फ खेलता हूँ गढ़ा में या महू में। कुछ न कुछ लगातार चलता रहता है, समथिंग और द अदर कीप्स हैपनिंग। और लोगों की मदद करने में, उनके साथ में इंटरेक्ट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास में,
अपनी परेशानियां लेके आते हैं, उनके साथ में काउंसलिंग करने में, उनके साथ में वार्तालाप करने में, उन्हें समझाने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर। सर जैसे आपने बताया कि आपने सोशल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी सारे कार्यक्रम किए। स्पोर्ट्स अवेयरनेस तो आपने पूरे देश में जगह ही दी। अब जो नए खिलाड़ी हैं, नए युवा खिलाड़ी, खासकर हॉकी में, उनके लिए क्या सुझाव है आपके लिए पास? हॉकी एक ऐसा खेल है जो हॉकी प्लेयर की कंपैरिजन में जो है हमेशा में एक फौजी से करते हैं। आज आप आईआईटी करके कोई बहुत बड़ा पैसे की नौकरी छोड़कर एक अच्छी विचारधारा के साथ में इस किस्म का काम कर रहे हैं। सभी लोग अगर आईआईटी में चले जाएंगे, सभी लोग बड़े बड़े बिजनेस में चले जाएंगे, तो फौज में कोई नहीं जाएगा। किसी को फौज में भी जाना है। हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं, वो एक तरह से फौजी का काम करते हैं। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें चोट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा है। वो बॉल की जो स्पीड है वो बिल्कुल गोली की तरह आती है। अगर वो आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर ये जज्बा है कि मुझे अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, मुझे अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाना है, तब आप हॉकी खेल सकते हैं। और ये मुल्क जो है, ये बहुत अमेजिंग मुल्क है, बहुत अमेजिंग मुल्क है। एक चश्मे लगाने वाला खिलाड़ी जो था, वो हॉकी प्लेयर, वो 3 ओलंपिक्स में देश को रिप्रेजेंट कर सकता है, गुरबख्श सिंह। अच्छा। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी जो है, वो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, एकनाथ शिंदे। हाँ। और कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला जो है, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं, ये हमारे एक मित्र हैं अनुपम खेर जी, वो भी कहते हैं। और उनका ये प्ले भी है। मैं भी वही आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ कि कुछ भी हो सकता है बेटा, बस ये है कि अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करो। आई एम 65 है मेरा, और आज अगर गोल्फ में मैं शॉट मारता हूँ तो सब लोग खड़े होकर देखते हैं। जितना एक 26 साल का या 30 साल का लड़का मारता है, उससे उतना ही मैं भी खेल मारता हूँ। मैं अगर टेनिस खेलता हूँ तो मैं ऐसे पुचुक पुचुक नहीं खेलता, बहुत फुल स्पीड में खेलता हूँ। तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, है ना। ऐसा कोई नहीं काम करो जिससे समाज को या किसी को तकलीफ हो। यू एंजॉय। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट डू दिस, यू डोंट डू दैट। नहीं, ज्ञान में कभी बांटता नहीं, लेकिन ये है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा लगना चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, बस सक्सेस स्टैंड्स क्लोज टू यू। या अभी हम लोग आ गए हैं हॉकी के ऐसे मैदान पर, और हमारे साथ हैं 2 बड़े नाम, हमारे वी रंजन जी, सर थोड़ा पता यहाँ क्या गतिविधि होती है, और आप हमारे सर के साथ में यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरा एज 72 हो गया है, और मैं कम से कम ये मान चले 12-13 साल की उम्र से हॉकी खेल रहा हूँ। और एक यूट्यूब में मैंने एनाउंस किया, और हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी खेलता रहा, अंतर्राष्ट्रीय के लिए खेलता रहा, और हॉकी सिखाना मेरा एक शौक है और इसको बरकरार रखना है। तो खेल कोटे से हमें नौकरी मिली, तो हम चाहते हैं कि हमें जो खेलों ने दिया उसको कुछ रिटर्न करें। हमारा भी दायित्व बनता है। और हमारे आसपास के सब गरीब बच्चे हैं, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, उनको बुरी आदत से बचाने के लिए हमारा सभी का प्रयास ये रहता है कि उन बच्चों को ग्राउंड से जोड़ा जाए ताकि बुरी आदतों से बचें। हमारे क्लब के सचिव और देवनंदन सिलावट जी की कार में 10-15 स्टिकें 20 स्टिक पड़ी रहती हैं। जब भी किसी अभावहीन बच्चे के पास देखते हैं कि स्टिक नहीं है, ये इमीडिएट हॉकी निकाल के उसको दे देते हैं, नहीं हॉकी से खेलना। बहुत बढ़िया। सर आप कितने वर्षों से यहाँ जुड़े हो? आप भी यहाँ पे हॉकी खेलते हैं क्या? ये वो मैदान है जहाँ पर मैंने हॉकी खेलना शुरू किया। जिस समय मैं इंडिया टीम में आ रहा था, उस समय अशोक भाई साहब एनालिसिस कर रहे थे, और वो तो मुझे जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया, जिस तरीके से खेलों के प्रति, हॉकी के प्रति स्पेशली मेरा रुझान बढ़ाया। और ये बच्चे पीछे देख रहे हैं, हर एक बच्चे के घर में जाके कान पकड़ के उनको यहाँ मैदान में लाने का काम भी वो अशोक भाई साहब करते हैं। बढ़िया सर, थैंक यू। इंदौर सेलिब्रिटी आपके इस जगह पे आए, आप आई जहाँ पावन कार्य हो रहा है और सब लोग खेल रहे हैं हॉकी। चक दे इंडिया।